तृतीय रईह ने शुद्धता, त्याग और अनुशासन की मांग की, लेकिन उनके नेता यौन विशेषाधिकारों, छिपी प्रथाओं और रिश्तों से घिरे रहते थे, जो उन सभी बातों के विपरीत थे जो उन्होंने दूसरों पर थोपी थीं। उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, उन्होंने उन्हें दूसरों के लिए बनाया था। जबकि लाखों लोगों को बिना किसी आनंद के जीने के लिए प्रेरित किया गया था, अधिकारियों के लिए वेश्यालयों का आयोजन किया गया था, विवाहेतर प्रजनन को पुरस्कृत किया गया था और महिला कैदियों को व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार चुना गया था। जिन लोगों ने नरसंहार की योजना बनाई थी, उन्होंने अपने निजी जीवन में क्या छुपाया था? शासन के भीतर यौन विशेषाधिकार कैसे काम करते थे? सेक्स और दमन, तीसरे रह की छिपी अंतरंगता। राष्ट्रीय समाजवाद ने कामुकता को एक वैचारिक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। किसी भी समाज में निजी क्षेत्र से संबंधित चीजें नाजी जर्मनी में राज्य का मामला बन गईं, जो अधिनायकवादी नियंत्रण का एक और आयाम था, जिसने मानव अस्तित्व के हर पहलू को आकार देने का प्रयास किया। यह परिवर्तन 3 स्तंभों पर आधारित था। पहला, महिला शरीर को प्रजनन मशीन के रूप में उपयोग करना। दूसरा, किसी भी यौन अभिव्यक्ति का क्रूर उत्पीड़न जिसे पतित माना जाता है। और तीसरा, सुजननिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग, जो जबरन नसबंदी से लेकर चयनात्मक प्रजनन कार्यक्रमों के निर्माण तक हर चीज को उचित ठहराते हैं। नाजी स्त्रीयोचित आदर्श ने महिलाओं को उनकी प्रजनन क्षमता तक सीमित कर दिया। किंडर, कुचे, किरचे, बच्चे, रसोई, चर्च का नारा उनके लिए अनुमत ब्रह्मांड को परिभाषित करता था, जबकि विभेदीकृत शिक्षा और दृश्य प्रचार ने इस प्रतिबंधात्मक मॉडल को मजबूत किया। ठीक उसी समय जबकि मातृत्व को ऊंचा दर्जा दिया गया, विरोधाभासी रूप से अलैंगिक शरीर का एक पंथ निर्मित किया गया, जिसे नस्लीय प्रतीक के रूप में महिमा मंडित किया गया, लेकिन उसके सुखद आयाम को छीन लिया गया। गैर मानक कामुकता को व्यवस्थित उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से पुरुष समलैंगिकों के विरुद्ध दमन गंभीर था, जिन्हें गुलाबी त्रिकोण के साथ यातना शिविरों में पहचाना जाता था और उन्हें ठीक करने के उद्देश्य से चिकित्सा प्रयोगों के अधीन किया जाता था। स्टालिनवाद या फ्रैंकोवाद जैसे अन्य समकालीन तानाशाही शासनों के विपरीत, जो पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं में व्यापक परिवर्तन किए बिना रूढ़िवादी यौन नैतिकता को लागू करने की प्रवृत्ति रखते थे, नाजीवाद ने इच्छाओं को उसकी जड़ों से पुनः डिजाइन किया। निकायों को अनुशासित करना ही पर्याप्त नहीं था, उन्हें नस्लीय परियोजना की सेवा के लिए पुनः प्रोग्राम किया जाना था। यह शासन सेंसरशिप या आनंद के दमन तक सीमित नहीं था, सेक्स को राज्य शक्ति का साधन बना दिया। यह प्रक्रिया आर्य शरीर के जुनूनी पंथ में प्रकट हुई। मांसल, उपजाऊ, सामंजस्यपूर्ण, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सड़न रोकने वाला। नस्लीय आदर्श के दृश्य चित्रण, मूर्तियों, पोस्टरों, फिल्मों और परेडों में ने एक शक्तिशाली सौंदर्य शास्त्र को बढ़ावा दिया, जो कामुकता के बिना प्रजनन को बढ़ावा देता था। नाजी कला में नग्नता आम थी, लेकिन उसका कभी भी यौनीकरण नहीं किया गया। शरीर इच्छा की वस्तु नहीं, बल्कि जैविक श्रद्धा की वस्तु थी। इस संदर्भ में एक संरचनात्मक विरोधाभास उभरा। जबकि प्रचार ने शुद्धता और आत्मनियंत्रण की छवि को बढ़ावा दिया, व्यवहार में शासन ने कुछ मामलों में विवाहेतर प्रजनन को प्रोत्साहित किया, सैनिकों द्वारा नियंत्रित वेश्यालयों में यौन संबंधों की अनुमति दी और एक दोहरा मापदंड प्रदर्शित किया, जिसने कब्जे वाले क्षेत्रों में यौन दुर्व्यवहार को सहन किया और यहां तक कि प्रोत्साहित भी किया। यह दृष्टिकोण कई आधुनिक विश्लेषकों द्वारा कहे जाने वाले यौन जैव राजनीति का जवाब देता है, शक्ति का एक मॉडल जो न केवल व्यवस्था लागू करने के लिए बल्कि राजनीतिक परियोजना के लिए कार्यात्मक जनसंख्या का उत्पादन करने के लिए शरीर और कामुकता को नियंत्रित करता है। तीसरे रईह में इसका परिणाम इच्छा के संस्थागतकरण के रूप में सामने आया। यहां तक कि आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित पोर्नोग्राफी भी पार्टी के बंद दायरे में मौजूद थी, जिसका इस्तेमाल अधीनस्थों पर नियंत्रण के लिए सुरक्षा वॉल्व या उपकरण के रूप में किया जाता था। नियंत्रण की इस संरचना में सबसे अधिक उजागर करने वाला पहलू शुद्धता के सार्वजनिक विमर्श और इन नीतियों को लागू करने वाले नेताओं के निजी व्यवहारों के बीच विरोधाभास था। यह परिचय हमें तीसरे रईह के नेताओं की आत्मीयता में इन स्पष्ट दरारों की जांच करने के लिए तैयार करता है, जिनके व्यक्तिगत जीवन ने उनके द्वारा लागू किए गए आदर्शों का उदाहरण प्रस्तुत करने के बजाय उन्हीं विकृतियों, पाखंडों और जुनूनों को उजागर किया जो समग्र रूप से शासन की विशेषता थे। कुछ जनरलों ने महिला कैदियों को सरकारी आवासों में सेवा करने के लिए चुना, मानो वे फर्नीचर का हिस्सा हों।
एसएस में कुछ कमांडरों ने शिविरों में भेजने से पहले मनोरंजक कार्यों के लिए युवतियों का अनौपचारिक चयन किया। रीच के वेश्यालयों में यौन वरीयताओं की सूचियां होती थीं और कुछ लड़कियों को पसंदीदा के रूप में चिह्नित किया जाता था तथा उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा उन्हें आरक्षित रखा जाता था। सेक्स कोई वर्जित विषय नहीं था। यह भोजन या गोला बारूद की तरह एक आवंटित संसाधन था और जिसके पास अधिक शक्ति थी उसे भावनात्मक वेतन के रूप में शवों तक पहुंच प्राप्त थी। जबकि आर्यन कानून किसी भी अयोग्य व्यक्ति को गले लगाने पर रोक लगाता था, शासन के सबसे प्रभावशाली नेताओं ने प्रोटोकॉल द्वारा सील किए गए कमरों में अभिनेत्रियों, सचिवों और नर्सों के साथ दुर्व्यवहार किया। कोई नहीं बोला, किसी ने इसकी सूचना नहीं दी। कुछ अधिकारियों की अभियान डायरियों में अस्पताल से आई गोरी महिला पहले से ही शिक्षित जैसे वाक्यांश दिखाई देते हैं। पूर्व में रेलगाड़ियों में केवल सैनिक ही यात्रा नहीं करते थे। इसी प्रकार पीड़ितों का चयन उन पुरुषों द्वारा किया गया था जिन्होंने मंच पर आनुवंशिकी के बारे में बात की थी और बिस्तर पर आज्ञाकारिता की मांग की थी। हिटलर, फ्यूहरर का ब्रह्मचर्य और उसका निषिद्ध जुनून। तीसरे रह के वास्तुकार ने सार्वजनिक रूप से लगभग मठवासी संयम की छवि पेश की, जो विशेष रूप से जर्मनी के ऐतिहासिक मिशन के लिए समर्पित थी। यह चित्रण एक निजी जीवन के साथ नाटकीय रूप से विपरीत है, जो संदिग्ध रिश्तों, संभावित पैराफिलिया और कामुकता से चिह्नित है, जो विभिन्न साक्ष्यों से पता चलता है कि गंभीर रूप से समस्याग्रस्त है। हिटलर के जीवन में सबसे अधिक परेशान करने वाला रिश्ता उसकी भतीजी एंजेला मारिया गेली राउबल के साथ था। जब 1929 में 21 वर्षीय यह युवक हिटलर के म्यूनिख अपार्टमेंट में रहने आया, तो जो एक परिचित व्यवस्था थी वह जुनूनी नियंत्रण के एक अस्वस्थ बंधन में बदल गई। उस समय 40 वर्षीय हिटलर उसके जीवन के हर पहलू पर नजर रखता था। वह उसके पत्राचार की समीक्षा करता था, उसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता था तथा अन्य पुरुषों के साथ किसी भी प्रकार के संबंध पर रोक लगाता था। 18 सितंबर 1931 को गेली को गोली लगने से घायल अवस्था में अपार्टमेंट में मृत पाया गया। यह हथियार हिटलर का था। यद्यपि इसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या घोषित कर दिया गया था, परंतु इसकी कभी स्वतंत्र जांच नहीं हुई। इस घटना के बाद हिटलर गहरे अवसाद में चला गया। उसने गेली के कमरे को निजी तीर्थ स्थल के रूप में बरकरार रखा तथा उसके चित्रों को दृश्यमान स्थानों पर वर्षों बाद भी रखा, जबकि वह पहले से ही रीच चांसलर था। नाजी पार्टी के पूर्व सदस्य ऑट्टो स्ट्रासर, जो बाद में निर्वासन में चले गए थे, ने दावा किया कि हिटलर के गेली के साथ संबंधों में असामान्य यौन व्यवहार शामिल थे, जिनमें कथित तौर पर कोप्रोफिलिया के कृत्य भी शामिल थे। यद्यपि इन दावों में निर्णायक दस्तावेजी साक्ष्य का अभाव है, फिर भी इनसे तानाशाह के मन लैंगिक व्यक्तित्व को परेशान करने वाला तथ्य सामने आया है। गेली की कहानी के समानांतर हिटलर ने 1929 में ईवा ब्राउन, जो उस समय 17 वर्षीय फोटोग्राफी सहायक थी, के साथ संबंध शुरू कर दिया था। अन्य नाजी नेताओं की सार्वजनिक शादियों के विपरीत ईवा पूरी तरह से छिपी रही। हिटलर के निवासों में, विशेष रूप से अल्पाइन बर्गॉफ में, एक अदृश्य कैदी की तरह रह रही थी। अपने अस्तित्व के अकेलेपन और सार्वजनिक शून्यता के कारण उन्होंने कम से कम 2 बार आत्महत्या का प्रयास किया। 1932 में अपने पिता की पिस्तौल से और 1935 में नींद की गोलियों से। 19 अप्रैल 1945 को बर्लिन बंकर में आत्महत्या करने से कुछ घंटे पहले हिटलर ने अंततः उससे विवाह कर लिया और इस प्रकार अदृश्यता और महिला बलिदान की विशेषता वाले रिश्ते पर औपचारिक मुहर लग गई। हिटलर की कामुकता इतिहासकारों, मनोवैज्ञानिकों और खुफिया सेवाओं द्वारा गहन जांच का विषय रही है। 1943 में वॉल्टर लैंगर द्वारा लिखित सामरिक सेवा कार्यालय ओएसएस की रिपोर्ट में उन्हें पुरुषवादी प्रवृत्तियों और अनिर्दिष्ट यौन विकृतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। उनके निजी चिकित्सक थियोडोर मोरेल ने एक औषधीय कॉकटेल दिया जिसमें हार्मोन और यौन उत्तेजक शामिल थे, संभवतः स्तंभन दोष या यौन उदासीनता के इलाज के लिए। मोरेल के उपचारों का विवरण आंशिक चिकित्सा नोटों में संरक्षित है, जो बैल के अंडकोश से प्राप्त हार्मोनल अर्क, पशु मूल के विटामिन की तैयारी और मेथैम्फेटामाइन की नियमित खुराक के उपयोग का संकेत देता है। कुछ रिपोर्टों में टेस्टोस्टेरोन और स्ट्राइकिन के उपयोग का उल्लेख है, जो हिटलर के शरीर की शारीरिक शक्ति को बनाए रखने के लिए किए गए हताश प्रयासों का संकेत देते हैं, जो कि बीमार, पुरानी गैस्ट्रिक समस्याओं और लगातार कंपन के साथ अपने आप में अब और नहीं रह गया था। सबसे विवादास्पद परिकल्पनाओं में से एक दमित समलैंगिकता की संभावना को उठाती है।
इतिहासकार लॉथर माचेटन ने हिटलर्स सीक्रेट 2001 में इस थीसिस का बचाव किया, जिसमें उन्होंने ऑगस्ट कुबिजेक के साथ अपने संबंधों और रुडोल्फ हेस के साथ अपनी निकटता का विश्लेषण किया। इयान केरशो और जोआचिम फेस्ट जैसे अधिकांश इतिहासकार निर्णायक साक्ष्य के अभाव के कारण इस सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं। हालांकि माचेटन इस पाठ का प्रस्ताव करने वाले अकेले व्यक्ति नहीं थे। सोवियत प्रतिखुफिया रिपोर्टें, विशेषकर एनकेवीडी द्वारा स्टालिन के लिए तैयार की गई रिपोर्टें भी अस्पष्ट यौन जीवन का संकेत देती थीं। विशेष रूप से आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों में हिटलर के युवा पुरुषों के साथ घनिष्ठ संबंधों पर प्रकाश डाला गया, जिनमें से कई स्टर्माबेटिलुंग एसआई के सदस्य थे, जो एक ऐसा संगठन था जिसके नेतृत्व में 1934 के सफाए तक समलैंगिकता के कुख्यात मामले सामने आए थे। यह संदर्भ हमें हिटलर की पवित्रता के सार्वजनिक मिथक को सत्य के रूप में नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति के रूप में व्याख्या करने की अनुमति देता है। सत्ता में आने के दौरान हिटलर ने जर्मन लोगों के प्रति अपनी पवित्रता और अनन्य समर्पण की छवि पेश करने के लिए किसी भी प्रकार के रोमांटिक संबंधों से परहेज किया। अपने भाषणों और साक्षात्कारों में उन्होंने स्वयं को जर्मनी से विवाहित के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे वे रूढ़िवादी मतदाताओं के संदेह और विदेशी प्रेस की आलोचना से बच गए। ये कहानी एक प्रचार के रूप में प्रभावी रूप से काम करती है। जबकि गोएबल्स ने फ्यूहरर की छवि एक पितृसत्तात्मक और रहस्यवादी व्यक्ति के रूप में गढ़ी थी, ईवा ब्राउन के साथ उसके संबंधों को सावधानीपूर्वक छुपाया गया और निजी पत्रों को नष्ट कर दिया गया। हिटलर को घेरने वाली महिलाएं अदृश्य हो गईं तथा मूक उपस्थिति में बदल गईं। उनके परिवेश में भावनात्मक दमन आकस्मिक नहीं था। यह एक प्रतीकात्मक डिजाइन का प्रतिसाद था, जिसमें नेता को एक श्रेष्ठ इच्छा को मूर्त रूप देना था, जो सामान्य मानवीय इच्छा से बहुत दूर थी। ऐतिहासिक रूप से यह विरोधाभास अकाट्य है कि जिस शासन ने समलैंगिकता पर भयंकर अत्याचार किया, उसका नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया जिसकी कामुकता गहन जटिलताओं और विरोधाभासों को प्रस्तुत करती थी। हिटलर ने आर्यन शुद्धता के एक आदर्श को बढ़ावा दिया, जिसे वह स्वयं अपने बीमार शरीर और कथित पैराफिलिया के साथ मूर्त रूप नहीं दे सकता था, जिससे प्रचार में महिमा मंडित सुपरमैन और स्वयं फ्यूहरर की जैविक वास्तविकता के बीच एक खाई पैदा हो गई। इस अर्थ में हिटलर की कामुकता न केवल एक व्यक्तिगत मामला था, बल्कि एक वैचारिक उपकरण भी था। उनके भावनात्मक दमन ने शारीरिक कमजोरियों को छिपाने, आंतरिक कुंठाओं को बाहर निकालने और अचूक नेता के मिथक को मजबूत करने का काम किया। लेकिन उस छवि के नीचे अनसुलझे तनाव पनप रहे थे। नियंत्रण, त्याग और उसके पास आने वाली महिलाओं के भावनात्मक विनाश से चिह्नित रिश्ते। तृतीय रेह में यौनिकता समरूप नहीं थी, लेकिन फ्यूहरर के अपने उदाहरण ने सबसे क्रूर नियम को प्रदर्शित किया। जबकि जनता को प्रजनन करने, अपने शरीर को राज्य को सौंपने या नस्ल के लिए मरने के लिए मजबूर किया जाता था, जो लोग इन नियमों को निर्धारित करते थे, वे छाया, विरोधाभासों और दमित इच्छाओं के अपने स्वयं के ब्रह्मांड में बंद रहते थे। हिमलर, नस्लीय सेक्स का इंजीनियर। हेनरिक हिमलर के निजी जीवन का विकास नाजी अभिजात वर्ग के भीतर सबसे अधिक खुलासा करने वाले परिवर्तनों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। वह चरम युवा शुद्धतावाद से चयनात्मक प्रजनन की एक राज्य प्रणाली के वास्तुकार बन गए, जबकि एक ही समय में उन्होंने एक दोहरा पारिवारिक जीवन जिया जो उनके अपने सार्वजनिक आदेशों का खंडन करता था। 1900 में एक बवेरियन कैथोलिक परिवार में जन्मे युवा हिमलर एक बीमार, सामाजिक रूप से विकृत और यौन रूप से दमित बालक थे। उनकी युवावस्था की डायरियों से पता चलता है कि वे शारीरिक संपर्क के प्रति घृणा रखते थे और सेक्स को आत्मा का प्रदूषण मानते थे। उन्होंने हस्तमैथुन को एक पतनकारी कृत्य माना जो पुरुष इच्छा शक्ति को कमजोर करता है, तथा नैतिक शक्ति के प्रतीक के रूप में शुद्धता का बचाव किया। एसएस का नेतृत्व संभालने के बाद हिमलर इन शुद्धतावादी आदर्शों को अपने विशिष्ट संगठन में भी ले आए। सदस्यों को विवाह पूर्व संयम का पालन करना, पूर्ण निष्ठा बनाए रखना तथा नस्लीय रूप से उपयुक्त जीवन साथी चुनना आवश्यक था। ब्रह्मचर्य, जिसका पालन उन्होंने स्वयं अपने 30वें दशक तक किया, भावनात्मक नियंत्रण और रीच की सेवा के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा के संरक्षण का एक रूप था। 1928 में उन्होंने मार्गरेट बोडेन से विवाह किया, जो उनसे 7 वर्ष बड़ी एक नर्स थी। यद्यपि उनकी एक बेटी गुडरुन थी, फिर भी उनका रिश्ता शुरू से ही लगभग प्रशासनिक ठंडेपन से भरा था। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, उनके बीच की दूरी भी बढ़ती गई। मार्गरेट गमुंड स्थित अपने पारिवारिक निवास तक ही सीमित रहीं,
जबकि हिमलर ने बर्लिन से शासन के दमनकारी तंत्र को संगठित किया। उनकी प्रारंभिक शुद्धतावादिता से विच्छेद 1936 में प्रकट हुआ, जब उन्होंने 25 वर्षीय महिला हेडविग पोथास्ट को अपना सचिव नियुक्त किया। जो रिश्ता एक व्यावसायिक रिश्ते के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही व्यक्तिगत बंधन में बदल गया। 1941 तक हेडविग ने अपना आधिकारिक पद छोड़ दिया था और हिमलर द्वारा वित्त पोषित एक ग्रामीण घर में रहने लगीं। उनके विवाहेतर संबंधों से 2 बच्चे हुए, हेल्गे 1942 और नैनेट 1945, जिनका पंजीकरण झूठे उपनामों से कराया गया ताकि रिश्ते को गुप्त रखा जा सके। विरोधाभास स्पष्ट था। जबकि उन्होंने समलैंगिकों को यातना शिविरों में भेजा और व्यभिचार के खिलाफ कानून बनाए, उन्होंने स्वयं दोहरा पारिवारिक जीवन जिया। जातीय शुद्धता के संरक्षक ने अपने अधीनस्थों पर थोपे गए नैतिक नियमों का व्यवस्थित रूप से उल्लंघन किया, लेकिन कामुकता के बारे में उनके दृष्टिकोण में सबसे बड़ा परिवर्तन दिसंबर 1935 में लेबेन्सबॉर्न जीवन का स्रोत कार्यक्रम के निर्माण के साथ हुआ। इस संस्थागत परियोजना का उद्देश्य आर्यन मूल की एकल माताओं का समर्थन करके और सुजनन उद्देश्यों के लिए यौन संबंधों को बढ़ावा देकर नस्लीय रूप से योग्य लोगों के बीच जन्म दर में वृद्धि करना था। रीच के विभिन्न क्षेत्रों और बाद में कब्जे वाले देशों में स्थापित लेबेन्सबॉर्न सुविधाएं विशिष्ट प्रसूति वार्डों के रूप में कार्य करती थीं, जहां नस्लीय मानदंडों के आधार पर चुनी गई महिलाओं को एसएस अधिकारियों के साथ रखा जाता था। इन संस्थाओं में जन्मे बच्चों को वैचारिक रूप से विश्वसनीय परिवारों द्वारा गोद ले लिया जाता था या सीधे नाजी राज्य द्वारा उनका पालन पोषण किया जाता था। युद्ध के दौरान इस कार्यक्रम ने और भी अधिक भयावह रूप धारण कर लिया। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और अन्य अधिकृत क्षेत्रों से नॉर्डिक विशेषताओं वाले हजारों बच्चों को उनके परिवारों से अगवा कर लिया गया, ताकि यदि वे स्थापित नस्लीय मानदंडों को पूरा करते तो उन्हें जर्मनीकृत किया जा सके। हिमलर ने व्यक्तिगत रूप से लेबेन्सबॉर्न रिपोर्टों का पर्यवेक्षण किया, रणनीतिक दत्तक ग्रहण के लिए प्राधिकरणों पर हस्ताक्षर किए तथा यह अनिवार्य किया कि महिलाओं का मूल्यांकन न केवल उनकी वंशावली उत्पत्ति के आधार पर किया जाए, बल्कि उनकी शारीरिक बनावट, हड्डियों की संरचना, आंखों के रंग और अनुशासित व्यवहार के आधार पर भी किया जाए। महिलाओं को रीच के भविष्य के इनक्यूबेटर के रूप में देखा गया। उन्हें एक ऐसी परियोजना के लिए भर्ती किया गया जिसने उन्हें जैविक पदार्थ तक सीमित कर दिया। नॉर्वे में, जहां यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंच गया, लेबेन्सबॉर्न के तहत 12,000 से अधिक बच्चों का जन्म हुआ। जर्मन सैनिकों और स्थानीय महिलाओं के बीच संबंधों को प्रोत्साहित किया जाता था, बशर्ते कि जोड़े नस्लीय मानदंडों को पूरा करते हों। इन माताओं को अपने बच्चों को नाजी राज्य को सौंपने के बदले में चिकित्सा देखभाल, आवास और सामाजिक सुरक्षा का वादा किया गया था। उनमें से अधिकतर को धोखा दिया गया। उनमें से कईयों का अपने बच्चों से संपर्क टूट गया, उन्हें जर्मनी भेज दिया गया या उन्हें अर्धसैनिक संस्थानों में नजरबंद कर दिया गया। लेबेन्सबॉर्न संरचना एक समानांतर प्रजनन मशीनरी के रूप में कार्य करती थी। क्लिनिकों को जर्मनिक प्रतीकों से सजाया गया, महिलाओं की कठोर चिकित्सीय जांच की गई तथा उन्हें ऐसे किसी भी व्यवहार से प्रतिबंधित किया गया जिसे नस्लीय कर्तव्य से विचलित माना जाता था। माताओं को भावनात्मक अनुशासन का पालन करना आवश्यक था। उन्हें अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक लगाव विकसित नहीं करना था, क्योंकि उनमें से कई को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया जाता था। ब्रह्मचर्य के समर्थक से संस्थागत चयनात्मक प्रजनन के समर्थक के रूप में हिमलर का परिवर्तन नाजी जैव राजनीतिक परियोजना का सार प्रकट करता है। कामुकता अब नैतिक कारणों से दबाई जाने वाली चीज नहीं रह गई थी, बल्कि नस्लीय उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित रूप से शोषित किया जाने वाला एक जैविक संसाधन बन गई थी। मानव शरीर, विशेषकर महिला शरीर, राज्य की संपत्ति और उसके जनसांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए एक उपकरण बन गया। आंतरिक भाषणों में हिमलर ने समझाया कि यौन सुख को सामूहिक हित के अधीन रखा जाना चाहिए। प्रजनन न कि इच्छा अंतिम लक्ष्य था। यहां तक कि विवाहित जीवन में भी उन्होंने ऐसे सदस्यों को अन्य महिलाओं के साथ गर्भधारण करने के लिए प्रोत्साहित किया यदि वे आनुवंशिक रूप से उपयोगी हों। उनके विचार में भावनात्मक निष्ठा आर्य रक्त के प्रसार में बाधा थी। लेबेन्सबॉर्न भी एक प्रतीकात्मक भर्ती स्थान था। माताओं को पदक और सार्वजनिक प्रोत्साहन मिला। नर्सों का चयन राष्ट्रीय समाजवादी संगठनों की महिला सदस्यों में से किया गया था। ये सुविधाएं जाति के मंदिर के रूप में संचालित होती थीं, जिसमें जन्म एक राजकीय समारोह होता था। उनमें सेक्स अब निजी विषय नहीं रह गया था।
हर गर्भावस्था एक राजनीतिक कार्य थी, हर जन्म एक वैचारिक विजय। हिमलर का मानना था कि एसएस पुरुषों को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और यदि आवश्यक हो तो अलग अलग महिलाओं से बच्चे पैदा करना चाहिए। पारंपरिक बुर्जुआ पारिवारिक संरचना के प्रति उनकी अवमानना पूर्ण थी। उनका मानना था कि एकल परिवार सीमित और भावनात्मक होता है, जबकि राज्य को भावनात्मक प्रतिबंधों के बिना एक विस्तृत आनुवंशिक ताना बाना बनाना चाहिए। मई 1945 में ब्रिटिश सेना द्वारा पकड़े जाने के बाद हिमलर ने साइनाइड कैप्सूल खाकर आत्महत्या कर ली और इस प्रकार अपने द्वारा किए गए सामूहिक हत्याकांड के लिए न्याय से बच निकला। उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से हेडविग या उसकी नाजायज संतानों को स्वीकार नहीं किया तथा अंत तक एक सादगीपूर्ण और नैतिक रूप से ईमानदार सिविल सेवक का मुखौटा बनाए रखा, जिसका उनके निजी जीवन में व्यवस्थित रूप से खंडन होता रहा। उनकी वैध पुत्री गुड्रुन हिमलर ने जीवन के अंत तक अपने पिता के सम्मान की रक्षा की। हेडविग के बच्चे झूठी पहचान के साथ बड़े हुए तथा उन्हें दक्षिण अमेरिका या स्विट्जरलैंड भाग गए पूर्व सहयोगियों का संरक्षण प्राप्त था। इन बच्चों के अस्तित्व को उजागर करने वाले दस्तावेजों को युद्ध के बाद एसएस के आंतरिक समूह के सदस्यों द्वारा व्यवस्थित रूप से छुपा दिया गया था। युवावस्था में दमित हिमलर का यौन जीवन विचारधारा के कारण विकृत रूप में सामने आया। जो व्यक्तिगत नियंत्रण के प्रति एक रहस्यमय समर्पण के रूप में शुरू हुआ, वह प्रजनन तंत्र में परिवर्तित हो गया, जिसने महिलाओं, बच्चों और संपूर्ण दंपतियों को यंत्रवत बना दिया। गोपनीयता को राज्य द्वारा निगल लिया गया और वह शरीर जिसे वह अपनी युवावस्था में छूने से भी डरता था, उसे उसने नरसंहार मशीन का एक दांत बना दिया। गोएबल्स, वासना और पारिवारिक मृत्यु का मंत्री। नाजी प्रचार मंत्री शायद व्यक्तिगत यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए राजनीतिक शक्ति के उपयोग का सबसे पारदर्शी उदाहरण है, जबकि साथ ही साथ मीडिया नियंत्रण का प्रयोग भी करता था, जिससे उसे व्यवस्थित बेवफाई और अत्यधिक भावनात्मक हेरफेर का जीवन जीते हुए एक आदर्श परिवार की छवि पेश करने की अनुमति मिलती थी। भौतिक जटिलताओं ने गोएबल्स के मनोविज्ञान को गहराई से प्रभावित किया। उनका छोटा कद और विकृत पैर, जो बचपन में ऑस्टियोमाइलाइटिस का परिणाम था, ने उनके अंदर उस आर्य आदर्श की तुलना में हीनता की गहरी भावना पैदा कर दी जिसे वे स्वयं बढ़ावा देते थे। इसकी भरपाई के लिए उन्होंने एक मोहक और चालाकीपूर्ण स्वभाव विकसित कर लिया तथा अपनी बढ़ती राजनीतिक शक्ति को विजय के साधन के रूप में प्रयोग किया। युद्ध के बाद संरक्षित और प्रकाशित उनकी डायरियों से उनके यौन विजय की मात्रा निर्धारित करने के जुनून का पता चलता है, जिसमें उनकी प्रलोभन तकनीकों और उनके पीड़ितों की प्रतिक्रियाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। 1933 में प्रचार मंत्रालय में पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जर्मनी की अग्रणी फिल्म निर्माण कंपनी यूएफए यूनिवर्सम फिल्म एजी पर नियंत्रण के माध्यम से अभिनेत्रियों और शो बिजनेस की हस्तियों तक विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया। इस पहुंच ने न केवल उन्हें फिल्मों की वैचारिक सामग्री को प्रभावित करने की अनुमति दी, बल्कि अभिनय करने की इच्छुक युवा महिलाओं के करियर पर सीधा दबाव भी डाला। गोएबल्स ने यौन एहसानों के बदले में अनुबंध की पेशकश की, सेंसरशिप स्थगित की या फिल्मांकन को बढ़ावा दिया। उनका कार्यालय मनोरंजन उद्योग और सत्ता तंत्र के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था, जहां पेशेवर निर्णय उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं के साथ जुड़े होते थे। कुछ अभिनेत्रियों को सार्वजनिक समारोहों में सजावटी पात्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जबकि अन्य को सरकारी आवासों में रखा जाता था और राज्य के सांस्कृतिक अतिथि के रूप में माना जाता था। प्रचार और वासना के बीच की रेखा धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। कई डायरी प्रविष्टियों में गोएबल्स ने नई नई मिली महिलाओं की शारीरिक छापों को इस तरह से लिखा है जैसे कि वे कामुक कास्टिंग कार्ड हों, हल्की आंखें, आज्ञाकारी, अनुशासित शरीर। उनका सबसे विनाशकारी संबंध लीडा बारोवा के साथ था, जो एक ग्लैमरस चेक अभिनेत्री थी और जिसने जर्मनी में लोकप्रियता हासिल की थी। 1937 में उनके बीच एक रिश्ता शुरू हुआ जो जल्द ही जुनून बन गया। गोएबल्स ने तो अपने परिवार को छोड़ने तक का विचार किया था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, मैंने लिडा में वह सब पाया है जो मुझे घर पर नहीं मिला। युवावस्था, जोश, पूर्ण समर्पण। उनके आधिकारिक पारिवारिक जीवन से इसका विरोधाभास अधिक नाटकीय नहीं हो सकता था। 1931 में जोसेफ ने मैग्डा क्वांटनी रिटशेल से विवाह किया, जो एक करोड़पति उद्योगपति की विधवा थीं और अपनी पिछली शादी से एक बेटे की मां थीं। हिटलर, जो गोएबल्स से पहले मैग्डा से मिला था, ने इस गठबंधन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया तथा उन्हें रीच का आदर्श परिवार माना।
जनता की नजर में गोएबल्स दंपत्ति आदर्श नाजी आदर्श का प्रतिनिधित्व करते थे। आर्य, बहुसंख्यक, उनके 6 बच्चे थे और स्पष्टतः शासन के प्रति समर्पित। लेकिन उस प्रचार के पीछे उनका विवाह आपसी बेवफाई और मनोवैज्ञानिक हेरफेर का युद्ध क्षेत्र था। मागड़ा ने अपने रहस्यों को गुप्त रखा, जिसमें अन्य शासन संबंधी व्यक्तियों के साथ उसके संभावित प्रेम प्रसंग भी शामिल थे। प्रचार मंत्री की पत्नी के रूप में उनकी स्थिति ने उन्हें रीच का स्त्री प्रतीक बना दिया। हिटलर के साथ फोटो खिंचवाने वाली, सरकारी पत्रिकाओं में एक आदर्श मां और धर्मार्थ कार्यक्रमों में एक राजदूत के रूप में मागड़ा मातृत्व के राष्ट्रीय समाजवादी मॉडल का प्रतिनिधित्व करती थी। हालांकि निजी तौर पर उसका जीवन हृदय विदारक, ईर्ष्या और हताशा से भरा हुआ था। हिटलर को अपनी सार्वजनिक छवि पर इतना भरोसा था कि उसने एक बार कहा था, मैग्डा रीच का मित्रवत चेहरा है, इसलिए जब बारोवा के साथ संकट उत्पन्न हुआ तो इसका प्रभाव न केवल व्यक्तिगत था बल्कि राजनीतिक भी था। मागड़ा न केवल एक घायल पत्नी के रूप में आई बल्कि एक संस्थागत व्यक्ति के रूप में भी आई, जिसकी प्रतीकात्मक भूमिका ढह रही थी। संकट 1938 में तब शुरू हुआ जब बारोवा के साथ मामला निंदनीय स्तर तक पहुंच गया। सार्वजनिक रूप से अपमानित होकर मागड़ा सीधे हिटलर के पास गई और समाधान की मांग की। शासन की सार्वजनिक छवि को लेकर जुनूनी फ्यूहरर के लिए गोएबल्स दंपति एक दुष्प्रचार प्रतीक का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसे वह नष्ट नहीं कर सकते थे। हिटलर ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया तथा गोएबल्स को बुलाकर इस रिश्ते को तत्काल समाप्त करने की मांग की। उन्होंने अभिनेत्री पर बारोवा से दोबारा मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया तथा अभिनेत्री को जर्मनी से निष्कासित करने का आदेश दिया। जब गोएबल्स ने बहुविवाह संबंध बनाए रखने की अनुमति मांगी तो हिटलर ने प्रस्ताव को साफ तौर पर अस्वीकार कर दिया। इस अस्वीकृति के कारण गोएबल्स अवसाद की स्थिति में चले गए, जिससे वे तभी बाहर निकले जब उन्हें आश्वासन मिला कि उनकी राजनीतिक स्थिति खतरे में नहीं है। इस प्रकरण ने गोएबल्स की भावनात्मक नाजुकता को उजागर कर दिया। कई सप्ताह तक वे आंशिक रूप से सार्वजनिक जीवन से दूर रहे, अपनी आधिकारिक गतिविधियों को कम कर दिया तथा हिटलर और मैग्डा को हताशा भरे पत्र लिखे, जिनमें प्रेम की याचना के साथ साथ पार्टी के प्रति वफादारी का वादा भी किया गया। अपनी छवि को लेकर जुनूनी व्यक्ति के लिए फ्यूहरर द्वारा सार्वजनिक रूप से सुधारा जाना एक विनाशकारी अपमान था। इस प्रकरण ने तृतीय राइह के एक कम चर्चित आयाम को उजागर किया। यहां तक कि सबसे अंतरंग भावनाएं और रिश्ते भी राजनीतिक विनियमन के अधीन थे। शयन कक्ष कोई निजी स्थान नहीं था बल्कि वैचारिक मंच का विस्तार था, जहां राष्ट्रीय समाजवादी कथा का मंचन किया जाना था। इस भावनात्मक त्रिकोण की सबसे असाधारण बात यह थी कि मागड़ा का हिटलर के प्रति आकर्षण उसके अपने पति के प्रति स्नेह से भी अधिक तीव्र था। विभिन्न विवरणों से पता चलता है कि उन्होंने फ्यूहरर के प्रति लगभग धार्मिक भक्ति बनाए रखी तथा निजी पत्राचार में उनका वर्णन एकमात्र ऐसे व्यक्ति के रूप में किया जो विश्व को बदलने में सक्षम है। यह आकर्षण तब भी कायम रहा जब उनका विवाह टूट गया। कई जीवनीकारों ने अनुमान लगाया है कि मागड़ा हिटलर की वैचारिक सहयोगी से अधिक कुछ बनना चाहती थीं। आंशिक रूप से संरक्षित उनके पत्रों में एक श्रद्धापूर्ण स्वर प्रकट होता है जो राजनीतिक प्रशंसा से कहीं आगे जाता है। उन्होंने इसे मेरा जर्मन सूर्य और हमारी आत्माओं की आशा कहा। यहां तक कि जब गोएबल्स की प्रतिष्ठा गिर गई तब भी मैग्डा को फ्यूहरर के साथ भावनात्मक निकटता में सांत्वना मिली। हिटलर मैग्डा गोएबल्स त्रिकोण के भीतर इस अदृश्य तनाव ने उनके विवाह को विचारधारा के जीवंत प्रतिनिधित्व में बदल दिया। उद्देश्य के लिए जुनून का बलिदान, अनुशासन के अधीन भावनाएं, पार्टी की नैतिकता द्वारा नियंत्रित इच्छा। गोएबल्स दंपति का अंत नाजीवाद की समस्त वैचारिक विकृतियों को समाप्त कर देगा। अप्रैल 1945 में हिटलर के साथ बर्लिन बंकर में शरण लेते हुए उन्होंने फ्यूहरर की आत्महत्या के बाद सबसे भयावह निर्णय लिया। उन्होंने उसके 6 बच्चों की हत्या कर दी। पहले उन्हें बेहोश करने के लिए मॉर्फिन दिया और फिर साइनाइड दिया। इसके बाद उन्होंने एक साथ आत्महत्या कर ली। कुछ घंटे पहले लिखे एक पत्र में मागड़ा ने शिशु हत्या को उचित ठहराते हुए कहा था, मैं राष्ट्रीय समाजवाद के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। बच्चे आने वाली दुनिया के लिए बहुत अच्छे हैं। यह अंतिम कृत्य उस विचारधारा की तार्किक परिणति का प्रतिनिधित्व करता है जिसने बुनियादी मानवीय बंधनों, यहां तक कि मातृ प्रेम को भी पूर्ण राजनीतिक निष्ठा के अधीन कर दिया था। यह कार्य बहुत ही सावधानी से किया गया। मागड़ा ने बच्चों को रविवार के कपड़े पहनाए, उनके बालों में कंघी की और उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया।
उन्होंने बंकर के गलियारों में शांति बनाए रखने का आदेश दिया। एसएस डॉक्टर द्वारा मॉर्फिन की गोलियां इंजेक्ट की गईं। फिर लुडविग स्टम्फेगर की मदद से उन्होंने साइनाइड कैप्सूल बच्चों के दांतों के बीच रखे और उन्हें एक एक करके दबाया। कोई गोली नहीं चली, कोई रोना नहीं, केवल वैचारिक दक्षता। गोएबल्स बच्चों के चित्र दृश्य प्रचार का नियमित हिस्सा थे। उनके मुस्कुराते, गोरे, अनुशासित चेहरे पत्रिकाओं, स्कूल बुलेटिनों और प्रदर्शनियों में चित्रित किए गए। वे रीच के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते थे। यह तथ्य कि उन्हीं चेहरों को उनके माता पिता के निर्णय द्वारा मिटा दिया गया, नाजी उन्माद के मूल को उजागर करता है। आर्यन आदर्श केवल व्यवस्था के भीतर ही सार्थक था, उसके बाहर यह अस्तित्व के लायक नहीं था। गोरिंग, दुष्टता का मार्शल और तमाशा का पंथ। जबकि अन्य नाजी नेता अपने आंतरिक विरोधाभासों को छिपाते रहे, हरमन गोरिंग ने उन्हें लगभग दिखावटी ढंग से प्रदर्शित किया तथा अपने जीवन को एक बारोक तमाशे में बदल दिया, जहां व्यसन, कामुकता और नाटकीयता अपनी ही ज्यादतियों के कारण क्षीण होती कामुकता के विकल्प के रूप में कार्य करती थी। अन्य धर्मगुरुओं द्वारा स्थापित तपस्वी छवि के विपरीत गोरिंग ने सार्वजनिक रूप से अपव्यय को अपनाया। 1935 में अभिनेत्री एमी सोनेमन के साथ उनकी शादी इस प्रवृत्ति का उदाहरण थी। एक शाही गाड़ी के साथ एक भव्य समारोह, सजावट से लदी वर्दी और हिटलर मुख्य गवाह के रूप में। यह समारोह कैरन हॉल में संपन्न हुआ, जो शॉर्फ हाइडे 1 में स्थित उनका भव्य निवास है, जिसे वर्सल्स के ट्यूटनिक संस्करण के रूप में डिजाइन किया गया था। हालांकि इस नाटकीय विवाह में भावनात्मक दूरी से चिह्नित एक अंतरंग संबंध को छुपाया गया था। एमी ने एक वास्तविक साथी की अपेक्षा गोरिंग के निजी शाही रंगमंच के एक भाग के रूप में अधिक कार्य किया। उन्होंने राजनयिक अवसरों पर प्रतीकात्मक प्रथम महिला की भूमिका निभाई तथा भौतिक विशेषाधिकारों और सामाजिक स्थिति के बदले में अपने पति की विलक्षणताओं और व्यसनों को सहन किया। गोरिंग की अनेक विकृतियों का मूल 1923 में खोजा जा सकता है, जब असफल म्यूनिख विद्रोह के दौरान उन्हें कमर में गोली लगी थी। इसके शारीरिक दुष्परिणामों के कारण उन्हें दीर्घकालिक दर्द हुआ, जिसके लिए डॉक्टरों ने मॉर्फिन लेने की सलाह दी। इस प्रकार एक ऐसी लत शुरू हुई जो 2 दशकों से भी अधिक समय तक उनका पीछा करती रही तथा उनके व्यक्तित्व और यौन व्यवहार में आमूल चूल परिवर्तन लाती रही। 1930 और 1440 के दशक के दौरान उन्होंने पैराकोडाइन और यूकोडाल, अफीम व्युत्पन्न की बढ़ती खुराक ली। उनके व्यक्तित्व में विचित्र परिवर्तन आया। पूर्व उड़ान विशेषज्ञ एक मोटे, भावनात्मक रूप से अस्थिर व्यक्ति बन गए, जो उन्मादी उत्साह और गहरे अवसाद के दौरों के बीच घूमते रहते थे। उनका निर्णय अनिश्चित हो गया और उनकी भयावह उपस्थिति नाजी समर्थकों के भीतर भी उपहास का कारण बनने लगी। उनकी सार्वजनिक प्रस्तुतियां नाटकीय प्रदर्शनों जैसी लगने लगीं। जैसे ही उसने अपना पहनावा बदला, उसने उतनी ही तेजी से अपना मूड भी बदल लिया। एक दिन वह निरंकुश और हिंसक हो सकता है और अगले दिन हास्यास्पद रूप से आडंबरपूर्ण या भावुक हो सकता है। प्रचार मंत्रालय के कैमरों को निर्देश दिया गया था कि वे उन्हें केवल कुछ निश्चित कोणों से ही फिल्माएं तथा उनके परिधान का चयन आधिकारिक प्रोटोकॉल के बजाय मंच पर उनके प्रभाव के आधार पर किया गया था। गोरिंग के बारे में सबसे विशिष्ट बात यह थी कि उन्हें कपड़ों और दिखावट के प्रति असाधारण जुनून था। उनके पास 30 से अधिक कस्टम वर्दियों का संग्रह था, जिनमें से अनेक विशेष रूप से आयातित कपड़ों, सोने के बटनों, एयरमिन केपों और पंखदार टोपियों से डिजाइन की गई थीं। वह अवसर के अनुसार दिन में कई बार अपना पहनावा बदलते थे तथा ऐसे परिधान पहनते थे जिन्हें वह स्वयं जर्मनिक भावना का अवतार कहते थे। यह व्यवहार महज नाटकीयता से आगे बढ़कर कामुकता के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। वस्त्र न केवल शक्ति के प्रतीक के रूप में बल्कि पारंपरिक कामुकता के प्रतीकात्मक विकल्प के रूप में भी कार्य करते थे। उनके करीबी लोगों के अनुसार उनकी कामुकता अफीम की लत के कारण धीरे धीरे कम होती गई थी तथा उसकी जगह वर्दी, सजावट और आभूषणों के प्रति लगभग कामुक आकर्षण ने ले ली थी। वस्तुओं का संचय केवल लालच का संकेत नहीं था। गोरिंग के लिए प्रत्येक वस्तु, पदक से लेकर औपचारिक दंड तक, का संवेदी मूल्य था। उन्हें सहलाना, रंग या वजन के आधार पर उन्हें छांटना तथा अपने निजी कमरे की रोशनी में उन्हें चमकते हुए देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। कुछ आगंतुकों ने बताया कि वह अपने ड्रेसिंग रूम में बंद होकर चारों ओर दर्पणों से घिरे हुए अपने प्रतिबिंब के सामने बैज ठीक करते हुए घंटों बिताते थे। मित्र देशों की खुफिया रिपोर्टों और यहां तक कि पार्टी सदस्यों के बीच अफवाहों में भी निजी बैठकों में कभी-कभी क्रॉस ड्रेसिंग का उल्लेख किया गया था।
जहां गोरिंग ने कथित तौर पर महिलाओं की विस्तृत पोशाक पहन रखी थी। यद्यपि इन प्रथाओं को कभी भी फोटोग्राफिक रूप से प्रलेखित नहीं किया गया, फिर भी कई स्वतंत्र साक्ष्य रीच मार्शल में छिपी हुई पैराफिलिया की ओर इशारा करते हैं। उनकी पत्नी एमी ने इन विलक्षणताओं को औपचारिक शीतलता के साथ सहन कर लिया होगा। कुछ राजनयिक सूत्रों के अनुसार वह अलग कमरों में सोती थीं और आधिकारिक कार्यक्रमों के अलावा शायद ही कभी उनसे बात करती थीं। उनकी भूमिका एक वास्तविक जीवन साथी की भूमिका से अधिक एक अभिनेत्री की भूमिका के अधिक करीब थी। बाहर तो दोनों ने विवाह का दृश्य प्रस्तुत किया, लेकिन महल के अंदर दोनों ने अकेले ही अपनी अपनी पटकथा लिखी। उनका कैरन हॉल निवास इन प्रवृत्तियों के भौतिक विस्तार के रूप में कार्य करता था। वहां उन्होंने युद्ध के दौरान चुराई गई कलाकृतियों का सबसे व्यापक संग्रह एकत्र किया, जिसमें रेम्ब्रांट, वॉन गॉग और रूबेंस की उत्कृष्ट कलाकृतियां शामिल थीं। प्रत्येक टुकड़ा एक साथ शक्ति की ट्रॉफी और लगभग कामुक सौंदर्य इच्छा की वस्तु का प्रतिनिधित्व करता था। कला, आभूषण, लग्जरी कारों और कलाकृतियों का बाध्यकारी संग्रह एक भावनात्मक शून्यता की प्रतिक्रिया थी, जिसे उन्होंने भौतिक संपत्ति से भरने का प्रयास किया। कैरन हॉल एक घर नहीं था, यह एक वेदी थी। कार्यों को संवेदी प्राथमिकताओं के अनुसार वितरित किया गया। रंग, बनावट, फ्रेम। गोरिंग कोई संग्रहकर्ता नहीं थे, बल्कि प्रतीकात्मक शक्ति के कामुक दर्शक थे। वह बंदी देवताओं के बीच रोमन सम्राट की तरह हॉल से गुजरा। वह चोरी की गई कला की प्रशंसा नहीं करता था, वह उसका मालिक था, उस पर प्रभुत्व रखता था तथा उसे मान्यता की अपनी निरंतर आवश्यकता के अधीन रखता था। गोरिंग के लिए राजनीतिक सत्ता महज विचारधारा को लागू करने का साधन नहीं थी, बल्कि यह लगभग एक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि थी। दूसरों पर प्रभुत्व, नौकरशाही की ठंडी निगाहों से दिए गए फांसी के आदेश, सार्वजनिक प्रशंसा की मांग, ये सब उस पारंपरिक कामुकता के विकल्प थे जिसे अनुभव करने में वह असमर्थ था। अंतरंग स्तर पर कुंठित उनकी मर्दानगी को राज्य नियंत्रण के क्रूर प्रयोग के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। गोरिंग की नाटकीयता उनकी यौन प्रवृत्ति से अविभाज्य थी। सैन्य परेड, राजनयिक स्वागत, कैरन हॉल में रात्रि भोज, ये सभी मंचीय प्रस्तुतियां थीं जिनका मंचीय महत्व था। सब कुछ उनकी सौंदर्यवादी प्रभुत्व वाली छवि को मजबूत करने के लिए कोरियोग्राफ किया गया था। यहां तक कि उनके मोटापे को भी कमजोरी मानने के बजाय शाही विशेषता माना जाता था। उन्होंने स्वयं को सिंहासन जैसी मुद्रा में नक्काशीदार बेंतों और कढ़ाईदार सूटों के साथ चित्रित किया था, मानो उनका शारीरिक आकार उनके पुरुषत्व की अधिकता का प्रमाण हो। नूर्नबर्ग परीक्षणों के दौरान जब उनके अपहर्ताओं ने उनसे मॉर्फिन वापस ले ली, तो गोरिंग को पुनः मानसिक स्पष्टता का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने बचाव में स्पष्ट रूप से भाग लिया और आश्चर्यजनक बयानबाजी कौशल के साथ अदालत में अपनी बात रखी। मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने पर उन्होंने नाटकीय नियंत्रण का अंतिम कार्य किया। उन्होंने अपनी निर्धारित फांसी से एक रात पहले अपने सामान के बीच छिपाए गए साइनाइड कैप्सूल के साथ आत्महत्या कर ली। बोरमैन, नाजी बहुविवाह का गुप्त वास्तुकार। तृतीय रेह के अन्य प्रमुख व्यक्तियों के विपरीत मार्टिन बोरमैन ने गुप्त रूप से काम किया। हिटलर के निजी सचिव और एनएसडीएपी चांसलरी के प्रमुख के रूप में उन्होंने फ्यूहरर तक पहुंच को नियंत्रित करके और पार्टी की आंतरिक वफादारी की देखरेख करके अपना प्रभाव डाला। यह सार्वजनिक विवेक उनके कट्टरपंथी घरेलू प्रस्ताव के विपरीत था। नाजी परिवार का एक प्रयोगात्मक मॉडल, जहां बहुविवाह को रीच की सेवा में एक सुजनन साधन के रूप में उचित ठहराया गया था। 1929 में नाजी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बेटी गेर्डा बुश से उनका विवाह शुरू में आदर्श राष्ट्रीय समाजवादी मॉडल के अनुरूप प्रतीत हुआ। गेर्डा ने प्रचार द्वारा प्रचारित स्त्री स्वरूप को पूर्णतः मूर्त रूप दिया। एक सफल मां, एक समर्पित गृहिणी तथा पार्टी की एक उत्साही समर्थक। 1930 और 1943 के बीच बोरमैन से उनके 10 बच्चे हुए और उन्हें जर्मन मदर का गोल्डन क्रॉस प्रदान किया गया, जो राष्ट्र के लिए जनसांख्यिकीय योगदान के लिए महिलाओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान था। हालांकि पारंपरिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने से दूर, गेर्डा ने नाजी नस्लीय विचारधारा की एक चरम व्याख्या विकसित की, जिसने उन्हें कामुकता और परिवार के बारे में कट्टरपंथी अवधारणाओं की ओर अग्रसर किया। उनके लिए स्त्री शरीर मूलतः राज्य की सेवा में एक जैविक संसाधन का प्रतिनिधित्व करता है और पारंपरिक एक पत्नीत्व आर्यन जनसांख्यिकीय विस्तार पर एक अस्वीकार्य सीमा है। यह कल्पना 1940 में मूर्त रूप में सामने आई, जब बोरमैन की मुलाकात एक युवा जर्मन अभिनेत्री मंजा बेहरेंस से हुई।
वह तुरंत ही उसके प्रति आसक्त हो गया, अक्सर उससे मिलने जाने लगा और उसे महंगे उपहार भेजने लगा। किसी भी पारंपरिक संदर्भ में जो बात वैवाहिक संकट का कारण बनती, इस मामले में गेरडा की ओर से एक असाधारण प्रस्ताव लाया गया। मांझा को वस्तुतः दूसरी पत्नी के रूप में पारिवारिक जीवन में शामिल करना। घरेलू कर्मचारियों के दस्तावेजी विवरण के अनुसार गेरडा ने गर्भधारण की एक घूर्णन प्रणाली का प्रस्ताव रखा। 1 वर्ष मंझा के पास बच्चा होता है, अगले वर्ष मेरे पास। इस तरह जब भी रीछ हमारे बिस्तर में प्रवेश करता है वह जीत जाता है। इस प्रस्ताव से पता चला कि किस प्रकार नस्लीय विचारधारा ने विवाह, निष्ठा या अनन्य प्रेम की पारंपरिक अवधारणाओं को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया है। गेरडा ने एक अनौपचारिक दस्तावेज भी तैयार किया जो एक प्रकार का घरेलू अनुबंध था, जिसके तहत मंझा को वित्तीय सहायता और घर में स्थिति के संदर्भ में एक वैध पत्नी के समान अधिकार दिए गए, बशर्ते कि वह रीछ के प्रति अपना प्रजनन कर्तव्य पूरा करे। इस पाठ पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, लेकिन इसे गृह के कर्मचारियों द्वारा सुरक्षित रखा गया था, जिसमें विशिष्ट व्यवस्थाएं स्थापित की गई थीं। अलग शयन कक्ष, बच्चों की देखभाल की समय सारिणी, संसाधनों का आवंटन तथा सार्वजनिक यात्राओं के लिए विवेक के नियम। परिवार को एक उत्पादक इकाई के रूप में संरचित किया गया था, न कि एक भावनात्मक इकाई के रूप में। 1944 में युद्ध संकट के बीच गेरडा बोरमैन एक कदम आगे बढ़ गईं। उन्होंने नाजी कानूनी प्रणाली के भीतर बहुविवाह को वैध बनाने का औपचारिक प्रस्ताव रखा। उनके तर्क में जनसांख्यिकीय व्यावहारिकता को नस्लीय औचित्य के साथ जोड़ा गया था। मोर्चे पर लाखों जर्मन सैनिकों के मारे जाने के कारण आर्यन जन्म दर के सामने अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो गया था। नस्लीय दृष्टि से मूल्यवान पुरुषों की प्रजनन क्षमता को एक पत्नी तक ही क्यों सीमित रखा जाए? यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन शासन के आसन्न पतन के कारण इसे कभी क्रियान्वित नहीं किया जा सका। इसमें श्रेष्ठ आर्य रक्त वाले पुरुषों के लिए अधिकतम 2 कानूनी पत्नियां रखने का सुझाव दिया गया था। यहां तक कि औपचारिक प्रक्रियाओं पर भी विचार किया गया था, जहां दोनों महिलाओं को वफादारी और प्रजनन तत्परता की घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा। दस्तावेज के साथ एक तुलनात्मक आंकड़ा भी था। गेरडा ने दावा किया कि उचित रूप से प्रबंधित बहुविवाही परिवार राज्य से अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता के बिना एकल विवाही इकाई की जन्म दर को दोगुना कर सकता है। प्रस्ताव में सहवास, उत्तराधिकार संरचना और घरेलू कार्यों के विभाजन के मॉडल शामिल थे, जिन्हें नस्लीय प्रणाली के अनुकूल बनाया गया था। यद्यपि हिटलर ने कभी भी इस पहल पर आधिकारिक रूप से टिप्पणी नहीं की, लेकिन बोरमैन ने हिमलर के साथ इस पर चर्चा की, जिनके लेबेन्सबॉर्न कार्यक्रम ने पहले से ही सुजनन प्रयोजनों के लिए विवाहेतर संबंधों को बढ़ावा दिया था। कुछ एसएस अधिकारियों के लिए यह प्रस्ताव शासन के नस्लीय तर्क के अनुरूप था तथा यह उसकी जनसांख्यिकीय नीतियों का स्वाभाविक विस्तार था। गेरडा और मंझा के बीच सह अस्तित्व को घरेलू वातावरण के कई गवाहों द्वारा प्रलेखित किया गया है। दोनों महिलाएं बारी बारी से एक साथ रहती थीं और लगभग प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार घरेलू जिम्मेदारियों को साझा करती थीं। परिवार में ईर्ष्या या भावनात्मक विवाद का कोई संकेत नहीं दिखा। यह एक जैविक उत्पादन इकाई के रूप में कार्य करता था, जहां प्रत्येक सदस्य एक निर्धारित कार्य पूरा करता था। इल्सेआर नामक एक नौकरानी ने बाद में बताया, यह कोई सामान्य घर नहीं था, यह एक वर्दीधारी मानव फार्म जैसा था। यह सब कर्तव्य के निर्वहन के दौरान किया गया। यह संरचित शीतलता सीधे तौर पर नाजी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती थी कि व्यक्ति सामूहिक नस्लीय लक्ष्यों की सेवा में एकमात्र साधन है। बोरमैन का घर कोई अपवाद नहीं था, बल्कि एक पायलट प्रयोग था। गेरडा ने पार्टी के अन्य पदाधिकारियों की पत्नियों के साथ पत्र व्यवहार किया तथा प्रजनन क्षमता, बच्चों के पालन पोषण की दिनचर्या और यहां तक कि आहार में नस्लीय शुद्धता को बढ़ावा देने के तरीकों पर सलाह साझा की। उनके लिए शरीर एक नागरिक जिम्मेदारी थी और मातृत्व एक वैचारिक निष्ठा का रूप था। बोरमैन ने मानवीय संबंधों की इस दृष्टि को घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखा। अपने प्रभावशाली पद से उन्होंने वफादार अधिकारियों को कई बच्चे पैदा करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया, यहां तक कि विवाहेतर संबंधों से भी, और ऐसी महिलाओं को नस्लीय रूप से उपयुक्त माना गया। एक आंतरिक झांपन में उन्होंने लिखा, बहुमूल्य रक्त को बुर्जुआ नैतिकता पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने पारंपरिक नैतिक प्रतिबंधों के प्रति अपनी अवमानना का सारांश दिया जब उन्होंने जनसांख्यिकीय लक्ष्यों में बाधा उत्पन्न की।
उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आरक्षित जन्म बोनस के प्रस्ताव का भी मसौदा तैयार किया, जो प्रमाणित आर्य महिलाओं के साथ विवाह के भीतर या बाहर गर्भधारण किए गए प्रत्येक बच्चे के लिए दिया जाता था। इस योजना की रूपरेखा तैयार की गई, गोपनीय हलकों में इस पर चर्चा की गई तथा रीच के सैन्य पतन के मद्देनजर बिना औपचारिक अनुमोदन के इसे स्थगित कर दिया गया। मई 1945 में बर्लिन के पतन के बाद बोरमैन भागने की कोशिश करते हुए गायब हो गया। दशकों तक उनके दक्षिण अमेरिका भागने की संभावना के बारे में अटकलें लगाई जाती रहीं, लेकिन 1972 में लेहटर स्टेशन के पास उनके अवशेषों की पहचान की गई, जिससे यह पुष्टि हुई कि उनकी मृत्यु रीच के अंतिम दिनों में हुई थी। युद्ध के कुछ समय बाद गेडा बोरमैन की कैंसर से पीड़ित होकर एक इतालवी अस्पताल में मृत्यु हो गई। उनके बच्चे अलग हो गए और उनका पालन पोषण अलग अलग जर्मन परिवारों ने किया। विडंबना यह है कि उनमें से एक, मार्टिन बोरमैन जूनियर, नाजी अपराधों की निंदा करने के लिए समर्पित एक कैथोलिक पादरी बन गया तथा अपने पिता की भयानक विरासत के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। बोरमैन परिवार का प्रयोग यह दर्शाता है कि किस प्रकार नाजी नस्लीय विचारधारा ने सबसे मौलिक मानव संस्थाओं को भी पुनर्संयोजित करने की आकांक्षा की तथा पारंपरिक भावनात्मक बंधनों के स्थान पर राज्य के जैव राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली कार्यात्मक संरचनाओं को स्थापित किया। हेस, हिटलर से प्यार करने वाला कट्टरपंथी। सभी नाजी नेताओं में रुडोल्फ हेस राजनीतिक कट्टरता के माध्यम से यौन उदात्तीकरण का सबसे असाधारण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हिटलर के साथ उनका रिश्ता पारंपरिक वफादारी से आगे बढ़कर लगभग धार्मिक भक्ति के रूप में प्रकट हुआ, जिसने भावनात्मक और शारीरिक आवेगों का स्थान ले लिया और उन्हें दिशा दी, जो आमतौर पर पारंपरिक अंतरंग संबंधों में व्यक्त किए जाते थे। शर्मीले, अंतर्मुखी और अत्यंत रहस्यवादी हेस ने वर्षों तक मूक छाया की तरह हिटलर का पीछा किया। गोएबल्स या गोरिंग जैसी हस्तियों के विपरीत उन्होंने व्यक्तिगत प्रसिद्धि या भौतिक संतुष्टि की तलाश नहीं की। उनका अस्तित्व पूरी तरह से फ्यूहरर के व्यक्तित्व में समाहित हो गया था, इस हद तक कि उन्होंने दस्तावेजों पर सदा के लिए उनके के रूप में हस्ताक्षर किए और हिटलर को एक राजनीतिक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और जर्मनी के उद्धारकर्ता के रूप में संदर्भित किया। 1927 में उन्होंने इल्से प्रोहल से विवाह किया, जो बर्लिन के एक धनी परिवार की युवती थीं और एक उत्साही राष्ट्रीय समाजवादी थीं। हिटलर ने स्वयं इस विवाह में हस्तक्षेप किया तथा रात्रि भोज के दौरान इल्से का हाथ लेकर हेस के हाथ में रखकर औपचारिक रूप से विवाह का प्रस्ताव रखा। उनमें से कोई भी फ्यूहरर के इस सुझाव को अस्वीकार नहीं कर सका। इस मिलन की सबसे असाधारण बात इसका मूलतः अलैंगिक चरित्र था। प्रलेखित ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उन्होंने अपने विवाह के पहले 7 वर्षों के दौरान संभोग नहीं किया था। इल्से ने अपने एक करीबी दोस्त के सामने स्वीकार किया कि वह एक पत्नी की बजाय एक कॉन्वेंट में एक नौसिखिया की तरह महसूस करती थी। शारीरिक संपर्क न्यूनतम या नगण्य था क्योंकि हेस ने अपनी ऊर्जा हिटलर के प्रति वफादारी के व्यक्तिगत अनुष्ठानों में समर्पित कर दी थी। इल्से के व्यक्तिगत अभिलेख, यद्यपि विरल हैं, एक एकांत घरेलू जीवन का वर्णन करते हैं। वह अकेली सोती थीं, कई दिन अपने पति से एक शब्द भी बातचीत किए बिना बिताती थीं तथा उन्हें पार्टी के सामाजिक दायरे से भी बाहर रखा गया था। उनकी भूमिका सजावटी और अधीनस्थ थी, एक पत्नी के रूप में जिसका न तो कोई वैवाहिक कार्य था और न ही राजनीतिक तंत्र में कोई वास्तविक स्थान था। शादी के 10 साल बाद 1937 में दंपति को एक पुत्र वोल्फ रुडिगर हेस का जन्म हुआ। यहां तक कि यह घटना भी स्वाभाविक इच्छा की अभिव्यक्ति से अधिक वैचारिक पूर्ति का कार्य प्रतीत होती है। गर्भधारण के बाद हेस शीघ्र ही अपने आत्म लगाए गए ब्रह्मचर्य पर लौट आए, मानो कामुकता उनके वास्तविक मिशन से ध्यान भटका रही हो। फ्यूहरर की बिना शर्त सेवा करना। हिटलर के आधिकारिक लेफ्टिनेंट के रूप में अपने वर्षों के दौरान हेस ने ऐसे व्यवहार विकसित किए जो नाजी व्यक्तित्व पंथ के मानकों से भी परे थे। उन्होंने समर्पण के निजी अनुष्ठान तैयार किए जिनमें वे मोमबत्तियां जलाते थे, निष्ठा की शपथ लेते थे और कभी-कभी हिटलर की उपस्थिति में भावुक होकर रो पड़ते थे। उन्होंने फ्यूहरर की निजी वस्तुओं को पवित्र अवशेष के रूप में रखा तथा एक डायरी रखी जिसमें उन्होंने उनके साथ हुई प्रत्येक बातचीत को दर्ज किया। उनके कार्यालय में एक छोटी सी वेदी थी जिस पर हिटलर की एक प्रतिमा थी तथा दोनों ओर मेज पर मशालें रखी हुई थीं। वह धूप बत्ती जलाते थे, चिंतन लिखते थे, मीन काम्फ के अंशों को ऐसे पढ़ते थे जैसे वे धर्मग्रंथ हों तथा इन अवसरों के लिए एक विशिष्ट औपचारिक जैकेट पहनते थे।
ये कार्य करते समय उन्होंने किसी को भी अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी। मनोचिकित्सक गुस्ताव गिलबर्ट, जिन्होंने नूर्नबर्ग परीक्षणों के दौरान नाजी नेताओं का साक्षात्कार लिया था, ने हेस को एक पूर्णतः आश्रित व्यक्तित्व के रूप में वर्णित किया, जिसकी पहचान हिटलर के व्यक्तित्व में विलीन हो गई थी। उन्होंने पारंपरिक राजनीति की बात नहीं की, बल्कि फ्यूहरर द्वारा उन्हें सौंपे गए दिव्य मिशन को पूरा करने की बात की। इस समर्पण की तीव्रता मानक यौन संबंधों के प्रति उनकी स्पष्ट उदासीनता के साथ मिलकर उनके यौन रुझान के बारे में लगातार अफवाहें पैदा करती रहीं। पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा उन्हें तिरस्कारपूर्वक फ्राउलिन हेस या फ्यूहरर की महिला इन वेटिंग कहा जाता था। यह तथ्य कि उन्होंने आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान कभी कभी हिटलर के साथ एक कमरा साझा किया था, इन अटकलों को और अधिक बल प्रदान करता है। दोनों के बीच शारीरिक समलैंगिक संबंध का कोई सबूत नहीं है और अधिकांश इतिहासकार हेस को समलैंगिक के बजाय अलैंगिक मानते हैं। हालांकि हिटलर के साथ उनके भावनात्मक संबंध में ऐसी विशेषताएं प्रदर्शित हुईं जिन्हें कुछ विश्लेषकों ने राजनीतिक रोमांटिकतावाद के रूप में वर्णित किया है। एक ऐसा संबंध जहां वैचारिक प्रशंसापूर्ण व्यक्तिगत समर्पण के आयाम ले लेती है, जो पारंपरिक रोमांटिक संबंधों का स्थान ले लेती है। हेस द्वारा प्रयुक्त भाषा ने इस व्याख्या को पुष्ट किया। निजी पत्रों में उन्होंने ऐसे वाक्यांश लिखे थे, मेरा जीवन मेरा नहीं बल्कि आपका है, या मुझे संतुष्टि केवल आपकी उपस्थिति में ही मिलती है। उन्होंने कभी भी प्रेम शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उनका पूरा प्रवचन संबद्धता, आवश्यकता और रहस्यमय उत्थान जैसे शब्दों से भरा हुआ था। सार्वजनिक भाषणों में हेस हिटलर का उल्लेख इस प्रकार करते थे, जब फ्यूहरर कमरे में प्रवेश करता है तो अंधेरा गायब हो जाता है, उसकी आवाज प्रकाश है, उसका शब्द हमारा उद्धार है। यह भाषा राजनीतिक निष्ठा की अपेक्षा धार्मिक अनुभव के अनुरूप थी तथा इससे एक भावनात्मक जुड़ाव का पता चलता था जो पार्टी की सामान्य पदानुक्रमिक संरचनाओं से परे था। हिटलर ने अपनी ओर से हेस के प्रति असामान्य सहिष्णुता और विचारशीलता दिखाई। वह उन कुछ लोगों में से एक थे जिनके साथ मैंने अपनापन बरकरार रखा, जबकि अन्य लोगों के साथ मैंने ऐसा नहीं किया। इससे नाजी समुदाय में अफवाहों को हवा मिली, जहां गोएबल्स और गोरिंग जैसे लोगों ने इस विशेषाधिकार प्राप्त रिश्ते को अविश्वास की दृष्टि से देखा, जिससे धीरे धीरे हेस का प्रभाव कम होता गया। विशेष रूप से बोरमैन ने उन्हें कमजोर, हास्यास्पद और भावनात्मक रूप से अस्थिर मानते हुए उन्हें पद से हटाने की कोशिश की। आंतरिक दस्तावेजों से पता चलता है कि किस प्रकार उन्होंने हिटलर तक अपनी पहुंच सीमित कर ली थी और पार्टी में अपनी भूमिका को न्यूनतम कर दिया था, जबकि अपनी छवि को कमजोर करने के लिए उन्होंने मध्यम प्रबंधन में उपहास को बढ़ावा दिया था। 1930 के दशक के अंत में जब हिटलर ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी और मार्टिन बोरमैन को अपना निजी सचिव नियुक्त करना शुरू कर दिया, तो हेस को गंभीर मनोवैज्ञानिक संकट का सामना करना पड़ा। उन्हें दीर्घकालिक अनिद्रा की बीमारी हो गई, उनका वजन नाटकीय रूप से कम हो गया तथा उनका व्यवहार भी अनियमित हो गया। जो दूसरों के लिए साधारण राजनीतिक हाशिए पर डालना होता, हेस के लिए वह विनाशकारी अस्तित्वगत अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता था। इस संकट के परिणाम स्वरूप उनके करियर की सबसे विचलित करने वाली घटना घटी। 10 मई 1941 को उन्होंने अकेले ही स्कॉटलैंड की ओर मेसर्सचिट BF 110 विमान उड़ाया, जिसका उद्देश्य स्पष्टतः अपनी पहल पर ग्रेट ब्रिटेन के साथ शांति वार्ता करना था। हिटलर ने प्रतिक्रिया स्वरूप उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित कर दिया तथा उसके सभी पद छीन लिए। यद्यपि इस आत्मघाती मिशन के पीछे की सटीक मंशा पर बहस जारी है, फिर भी कई इतिहासकार इसे एक असाधारण वीरतापूर्ण कार्य के माध्यम से हिटलर का समर्थन पुनः प्राप्त करने के एक हताश प्रयास के रूप में व्याख्या करते हैं। वह फ्यूहरर को धोखा देने का प्रयास नहीं कर रहे थे, बल्कि एक साहसिक पहल से उन्हें प्रभावित करना चाहते थे, जो उनके अदम्य साहस को प्रदर्शित करता। ब्रिटिश अधिकारियों को दिए अपने बयान में हेस ने कोई विशेष मांग नहीं की। उन्होंने शांति मिशन, आध्यात्मिक कर्तव्य और जर्मन सत्य के लिए व्यक्तिगत बलिदान की बात की। उनकी कथा में रणनीतिक उद्देश्यों का अभाव था, जिससे यह धारणा मजबूत हुई कि यह इशारा तर्कसंगत नहीं बल्कि भावनात्मक आवश्यकता से प्रेरित था। ब्रिटिशों द्वारा पकड़े जाने के बाद हेस ने युद्ध का शेष समय कैदी के रूप में बिताया और तत्पश्चात उन्हें नूर्नबर्ग में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दशकों तक वह स्पांडाउ में एकमात्र उच्च पदस्थ नाजी कैदी थे जो 1987 में 93 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक लगभग पूर्ण अलगाव में रह रहे थे।
कुछ लोग उनकी परिस्थितियों को संदिग्ध मानते हैं। हेस के मामले को असाधारण बनाने वाली बात यह है कि कैसे नाजी सिद्धांत ने फ्यूहरर के पंथ के साथ भावनात्मक आवेगों को उदात्त करने के लिए एक सामाजिक रूप से स्वीकार्य चैनल प्रदान किया, जो अन्य संदर्भों में पारंपरिक रोमांटिक संबंधों के माध्यम से व्यक्त किया गया होता। हिटलर के प्रति उनकी भक्ति, जिसने उनके विवाह और यौन जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, संभवतः सबसे चरम तरीका है जिसमें राष्ट्रीय समाजवादी विचारधारा ने अपने अनुयायियों के अंतरंग आयाम को उपनिवेशित और विकृत किया। जब नूरनबर्ग में उनसे पूछा गया कि उन्होंने हिटलर के अपराधों के साक्ष्य के बावजूद उसका बचाव क्यों जारी रखा, तो उन्होंने सरलता से उत्तर दिया, मैंने निष्ठा की शपथ ली थी और निष्ठा अनंत काल तक है। यह वाक्यांश उस जीवन का सार प्रस्तुत करता है जहां वैचारिक कट्टरता ने किसी भी अन्य मौलिक मानवीय संबंध का पूर्णतः स्थान ले लिया है।